डायमेंशनल एनालिसिस। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि ये फोर्स है, ये एक्सेलरेशन है और ये एक इक्वेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको आप x का मान नहीं, x का डायमेंशन और y का डायमेंशन बताइए। क्या कर सकते हैं आप? अगर मैं आपको कहता हूँ स्पीड क्या है ये तो जानते हैं। स्पीड, इनिशियल स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है या डिफरेंट होता है? कन्फ्यूजन महसूस हो रहा है इस वीडियो के बाद और नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम पहले आएंगे क्वांटिटीज़ पर। क्वांटिटी क्या होता है, फिर बेसिक क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होता है। देन हम घुस जाएंगे डायमेंशंस में। तो डायमेंशंस में क्या क्या पढ़ेंगे? डायमेंशनल फार्मूला पढ़ेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ेंगे और डायमेंशनल एनालिसिस डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। और मेरा हिंदी अटक जाता है लेकिन समझाता अच्छा हो, ठीक है। सो बी पेशेंट, ठीक है। तो क्वांटिटी क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड कॉल्ड क्वांटिटी। मतलब जिस किसी को भी आप नाप सकते हो, जिस किसी चीज़ को भी आप नाप सकते हो उसको ही आप क्वांटिटी कह सकते हो, ठीक है। जैसे वक्त हो गया, वक्त को क्या आप नाप सकते हो? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 आवर, ठीक है, नाप सकते हो। तो वक्त क्या हुआ, टाइम क्या हुआ, एक क्वांटिटी हो गया। लेंथ नाप सकते हो, ठीक है, तो ये क्या हुआ, लेंथ क्वांटिटी हो गया। 1 मीटर, 2 मीटर। वेलोसिटी नाप सकते हो, कितना स्पीड में व्हीकल जा सकता है, स्पीड नाप सकते हो, तो वेलोसिटी, स्पीड, ये सारे क्या हो गया, ये सारे हो गया क्वांटिटीज़। पर कुछ चीज़ है जो आप नहीं नाप सकते, जैसे कि फीलिंग्स आप नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। तो फीलिंग्स क्या हो गया, क्वांटिटीज़ नहीं हुआ, ओके। तो अब क्वांटिटीज़ में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और बेसिक क्वांटिटीज़ किसको कहते हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ किसको कहते हैं, ठीक है। ये जो सारी क्वांटिटीज़ है, दुनिया में जितना भी क्वांटिटीज़ है, उन सारे में से 7 क्वांटिटीज़ को हम सिलेक्ट कर लिया है, उसको हम बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। और दुनिया में बाकी सारे जो क्वांटिटीज़ रह गया उन सबको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारी क्वांटिटीज़, अदर सारी क्वांटिटीज़ इन 7 बेसिक क्वांटिटीज़ के से डिराइव किया जा सकता है, ठीक है। इन क्वांटिटीज़ को डिराइव किया जा सकता है, इसीलिए इन सबको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। पर यहाँ पर इन सब को आपस में हम डिराइव नहीं कर सकते। आपको अगर बोलता हूँ लेंथ को मास के टर्म में डिराइव कीजिए, मास के फॉर्म में लिखिए, आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टाइम को लेंथ के फॉर्म में लिखिए, आप नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे जो 7 हो गया है, ये सारे यूनिक है, ठीक है। ये सारे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो ये 7 को एक दूसरे के टर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये 7 डिराइव्ड क्वांटिटीज़ नहीं होंगे, ये 7 क्या होंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और बाकी सारे दुनिया में जो रह गया वो सारे क्वांटिटीज़ क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, क्योंकि इन सब को इस 7 से डिराइव किया जा सकता है, ठीक है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में क्या क्या आता है और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में क्या क्या आता है देख लेते हैं। फंडामेंटल में आता है मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ये क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये जान लीजिए कि ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, यही आपके लिए बहुत होगा, ठीक है। पूरा 11 12 के लिए ही ये बहुत होगा। तो बाकी बात जो सारे बच गए, जैसे कि वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, कैपेसिटेंस, वेट, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, जो सारे आपके माइंड में जितना भी आता है, ठीक है, वो सारे क्या हो जाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। क्यों? क्योंकि उस सारे सब को हम इन क्वांटिटीज़ के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे वेलोसिटी अगर कहता हूँ, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट तो एक लेंथ ही होता है ना। तो ये क्या हो गया, लेंथ और टाइम के टर्म में हम वेलोसिटी को लिख दिए हैं। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इनको आप बेसिक क्वांटिटीज़ के फॉर्म में लिखिए। आप क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज पर टाइम। तो टाइम इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक करंट भी एक क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ऐसे हम सारे जो अदर क्वांटिटीज़ होता है, डिराइव क्वांटिटीज़, उन सबको हम इन सब से डिराइव कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। तो डायमेंशन सीधे सीधे बोलूँ तो ये एक सिंबलिक रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, ये वर्ड ही मेन है। पर जैसा तैसा सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं, वो हमेशा यूनिक होगा।
ठीक है। यूनिक मतलब हम सब लोग कुछ क्वांटिटीज़ के लिए कुछ सिंबल फिक्स कर दिए हैं। इन सारे क्वांटिटीज़ का इन सारे सिंबल्स को ही हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस। तो थोड़ा और डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। डिमेंशंस आर यूनिक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ बेसिक क्वांटिटीज़। मतलब आपको कुछ समझ नहीं आया, पर आप सब समझ आ जाएगा एक एग्जांपल देने के बाद, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी का एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन जो यूनिक होगा, जो सब मानते हैं, ठीक है। मास के लिए हम कैपिटल एम मानते हैं, तो मास के लिए कैपिटल एम हो गया क्या, डिमेंशन। पर डिमेंशन को हमेशा थर्ड ब्रैकेट में लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं और थर्ड ब्रैकेट में लिखते हैं। तो मास का डिमेंशन क्या हो गया, कैपिटल एम। लेंथ का डिमेंशन क्या हो गया, थर्ड ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एल। हम ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ही मानते हैं। क्यों एल लिखा, क्यों स्मॉल एल नहीं लिखा, ये सारे मतलब कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, ये हम मान लेते हैं। मास के लिए कैपिटल एम थर्ड ब्रैकेट में, लेंथ के लिए कैपिटल एल थर्ड ब्रैकेट में, टाइम के लिए कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल ए और कैपिटल आई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल थर्ड ब्रैकेट में, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी थर्ड ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गया, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का क्या, डायमेंशंस, ठीक है। तो अब हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का डायमेंशंस क्या होता है, अगर मैं आपको वेलोसिटी का बोलूँ तो वेलोसिटी का डिमेंशन क्या लिखेंगे, थर्ड ब्रैकेट में भी। इसका मतलब ही वेलोसिटी का डायमेंशन है, पर थोड़ा और डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या था, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज़। मतलब ये जो वेलोसिटी है इसको पहले बेसिक क्वांटिटीज़ के टर्म में लिखना पड़ेगा, जो कि है ये। फिर बेसिक क्वांटिटीज़ का जो डायमेंशंस है वो डायमेंशंस हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिक क्वांटिटीज़ के फॉर्म में लिख के क्या आया, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इज इक्वल्स टू लेंथ बाई टाइम। तो इसका डायमेंशंस इज इक्वल्स टू, इसका डायमेंशन इज इक्वल्स टू लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल, टाइम का डायमेंशन टी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आ गया, वेलोसिटी का डायमेंशन आ गया एल टी टू द पावर -1। समझे, ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम क्या कर रहे हैं, पहले वेलोसिटी को हम बेसिक क्वांटिटीज़ के टर्म में लिख रहे हैं, उसके बाद बेसिक क्वांटिटीज़ के जो डायमेंशंस है उनसे रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो हम क्या पा जा रहे हैं, हम पा रहे हैं वेलोसिटी का डायमेंशंस। ऐसे ही हम अगर कोई चीज़ का कोई क्वांटिटीज़ का अगर बेसिक क्वांटिटीज़ के साथ रिलेशन जानते हैं, जैसे ये रिलेशन जानते थे तो हम डायमेंशंस निकाल पाए। तो हम अगर किसी भी क्वांटिटीज़ का क्वांटिटीज़ का रिलेशन जान सकते हैं बेसिक क्वांटिटीज़ के साथ, तो हम उसका डिमेंशन भी आसानी से निकल सकते हैं, ठीक है। तो और एक बात देख लेता हूँ, छोटा एक बात, फिर हम डायमेंशंस पे थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी का क्या आया था, एल टी टू द पावर -1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके साथ एक एम भी लिख सकते हैं, एम टू द पावर 0 एल टी टू द पावर -1। ये एक कन्वेंशन है कि हम एम एल टी 3 ही लिखते हैं, और एम की पावर 0 मतलब ये 1 ही हो जाता है। तो 1 इंटू एल टी टू द पावर -1, एल टी टू द पावर -1 ही रहता है, समझे ना। ये चीज़ क्या हुआ है, ये चीज़ 1 है, तो इस 1 को हम एम टू द पावर 0 की तरह से लिखते हैं, ये कन्वेंशन है और कुछ नहीं है, ठीक है, छोड़ो। तो वेलोसिटी का क्या आया, डायमेंशन m0 एल टी टू द पावर -1। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी बेसिक क्वांटिटीज़ का कितना पावर में है, ठीक है, कितना पावर में है रिलेशन, वेलोसिटी का जो रिलेशन है बेसिक क्वांटिटीज़ के साथ, बेसिक क्वांटिटीज़ का कितना पावर्स मिलके आपस में, कितना पावर्स मिलके वेलोसिटी बनाता है, वही हम डायमेंशन से पता कर रहे हैं, ठीक है। उसीलिए डायमेंशंस का एक और डेफिनेशन है, पावर्स टू व्हिच द बेस क्वांटिटीज आर राइज टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी, ठीक है। इसीलिए मतलब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब यही है जो आपको अभी हम बोले, ठीक है। आप देख लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी हम क्या देखें, एल टी टू द पावर -1, ठीक है। तो ये जो एल टी टू द पावर -1 है, इसको ही हम डायमेंशंस या डायमेंशनल फॉर्मूला कह देते हैं, और कुछ अलग नहीं है, ठीक है। बड़ी ही सिंपल चीज़ है, थोड़ा डेफिनेशन आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैं पहले एग्जांपल देके फिर समझा दिया, आप सब क्लियर हो गया है। तो
यहाँ पर डायमेंशनल इक्वेशन किसको कहते हैं? अगर v इज थर्ड ब्रैकेट में v इज इक्वल्स टू आप इसका डायमेंशंस लिख देते हो, उसको ही डायमेंशनल इक्वेशन कह देते हैं। ठीक है, मतलब सीधे सीधे हम डायमेंशन जो लिख देते हैं उसको ही हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं और उसको ही हम डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं, अगर दो तरफ दो अलग अलग सिंबल लिखा हुआ है तो। ठीक है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू की चीज़ है। सिर्फ जो डायमेंशन हुआ, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन कैसे लिखते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ क्वांटिटीज़ का डायमेंशन हम फाइंड करेंगे। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होता है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट तो एक लेंथ से ही तैयार होता है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल और नीचे टी थर्ड ब्रैकेट में, एल टी टू द पावर -1। ओके, अगर मैं आपको बोलूँ स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस आपको शायद पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो अगले चैप्टर में हम फिर डिटेल में देखेंगे, पर अभी के लिए हम सीधा सीधा आपको बोल रहे हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट था, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसका डायमेंशन हो गया क्या? डिस्टेंस का डायमेंशन बाय टाइम का डायमेंशन। डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन कैपिटल एल बाय टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी, तो इसका भी डायमेंशन एल टी टू द पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी का क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी तो एक वेलोसिटी ही है ना, और तो अलग कुछ नहीं है, तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन था वही हो जाएगा। एवरेज का मतलब क्या होता है? जो वेलोसिटी होता है, मतलब एक वेलोसिटी का डिफरेंट वैल्यूज है, उनके आप एवरेज कर रहे हैं, मतलब सिर्फ वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, और वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन होता है क्वांटिटीज़ का। तो एवरेज, ये जो वर्ड है एवरेज, एवरेज से हम क्या कर रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ वो जो क्वांटिटीज़ का जो क्या बोलते हैं, क्वांटिटीज़ का जो मान होता है वही इधर उधर होता है, पर उसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन सेम रहता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बोलता हूँ एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा? वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी टू द पावर -1 बाय टाइम का डायमेंशन, मतलब एल टी टू द पावर -2। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? मास का डायमेंशन कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी निकाले थे एल टी टू द पावर -2, और ये वाला आप याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रिलेशन में, क्वांटिटीज़ के बहुत सारे रिलेशंस में फोर्स आ जाता है, तो डायमेंशन जब आप निकालते हो कुछ क्वांटिटीज़ का, वहाँ पर आपको रिलेशन तो जानना ही होगा, और रिलेशन में फोर्स आ जाता है, तो फोर्स का डायमेंशन भी आपको जानना पड़ेगा, तो जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर फोर्स को बार बार आप ब्रेक करोगे एम इंटू ए में, फिर एम का आप डायमेंशन लिखोगे, ए का डायमेंशन लिखोगे, बार बार ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है, पर आप इसको याद कर लेते हो, फोर्स का एम एल टी टू द पावर -2, तो आप जल्दी से कुछ भी क्वांटिटीज़ का डायमेंशन निकाल सकते हैं। कुछ भी मतलब बहुत सारे क्वांटिटीज़ का। अब प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, यही तो प्रेशर होता है ना। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? आप बोलेंगे एम एल टी टू द पावर -2 बाई एरिया का डायमेंशन। एरिया क्या है? लेंथ का स्क्वायर है, इसीलिए एल का स्क्वायर नीचे आ गया। आंसर क्या हुआ? एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। वर्क डन क्या है? वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो गया? फोर्स का डिमेंशन एम एल टी टू द पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का एल, तो एल मिलकर एल स्क्वायर हो गया है, और ये सारे थर्ड ब्रैकेट में। ठीक है, अगर पावर का बोलूँ तो क्या होगा? पावर इज इक्वल्स टू ये वर्क डन और एनर्जी पर टाइम। पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी पर टाइम। पावर का डायमेंशन क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 बाई टी इन थर्ड ब्रैकेट, तो क्या हुआ? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3, ये हो गया पावर का डायमेंशन। ऐसे ही आप कुछ भी अगर क्वांटिटी दे दे और आप उसका कोई रिलेशन जानते हो, ठीक है, तो आप आसानी से उसका डायमेंशन भी निकाल सकते हो। अब डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है? ठीक है, तो वीडियो का मेन 2 ही टॉपिक है, एक था डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, और जो अब इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक बचा है वो है ये वाला डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस से हम क्या क्या करते हैं वो आपको पहले बता देते हैं।
करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन, मतलब कोई इक्वेशन गलत है कि सही है, ठीक है, उस पर हम एक विचार कर सकते हैं, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस। उसके बाद क्या, रिलेशन एमंग क्वांटिटीज़। मैं अगर आपको बोलूँ एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी और करंट का क्या रिलेशन है, ठीक है, और मैं कुछ अदर क्वांटिटीज़ का नाम आपको बोलता हूँ और बोलता हूँ उन सारे से एक्सेलरेशंस का क्या रिलेशन है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हैं। हम आगे निकालेंगे भी एक क्वांटिटीज़ के साथ अदर क्वांटिटीज़ का क्या रिलेशन होता है, हम एक मैथ करके निकालेंगे भी, ठीक है। तो और एक क्या बच गया, यूनिट कन्वर्जन्स, ठीक है। हम ये दो डिटेल में देखेंगे, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस एंड रिलेशन अमंग क्वांटिटीज़ कैसे हम डायमेंशनल एनालिसिस से कर सकते हैं, पर ये हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये आप इतने बार करोगे 11th-12th में, 10 में भी आप किए होंगे, शायद क्या बहुत किए होंगे, ठीक है। तो ये आपको मतलब ऐसे ही आ जाता होगा, ठीक है, ये अलग से नहीं करना पड़ता है और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल्स आएगा इधर से ही। तो करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस एंड रिलेशन अमंग क्वांटिटीज़, ये दोनों के पहले हम दो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट के ज़रिए ही हम क्या करेंगे, ये दो जो पॉइंट है इन पॉइंट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट 1, थर्ड ब्रैकेट में मतलब डायमेंशंस के बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई इक्वेशन का राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशंस है वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, अगर वो इक्वेशन सही है तो, ठीक है। मतलब कोई भी आप फिजिक्स में कोई भी इक्वेशन उठा लो, उसका लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशंस आएगा और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशंस आएगा हमेशा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे ये एक आपका वेल नोन इक्वेशन हो गया, तो यहाँ पर भी हम क्या कह सकते हैं, इधर भी जो डायमेंशन आना चाहिए इधर भी वही डायमेंशन आना चाहिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं आते हैं या नहीं। एस इक्वल्स टू वी टी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट का क्या है डायमेंशन, कैपिटल एल, वेलोसिटी का क्या है एल टी टू द पावर -1 इंटू टाइम का क्या है टी, तो टी इंटू टी टू द पावर -1 क्या हो गया, टी टू द पावर 0, तो क्या बचा, राइट हैंड साइड में भी एल ही बचा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी एल, राइट हैंड साइड में भी एल, तो ये एक करेक्ट इक्वेशन था। इसका LHS में जो डिमेंशन आया RHS में वही डिमेंशन आया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, क्या कॉन्सेप्ट हो गया, करेक्ट इक्वेशन के केस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो हमेशा ही सेम होता है। अब कॉन्सेप्ट 2 का एक नाम भी है, ठीक है, वो नाम क्या है, होमोजेनिटी ऑफ डिमेंशंस। बड़ा नाम है, आपको सुन के मतलब ये क्या ही होगा ऐसा लग रहा है, लेकिन ये चीज़ बड़ा ही सिंपल है। कैसे बड़ा ही सिंपल, मैं अगर आपको बोलूँ 1 किलो चावल और 2 किलो आटा, टोटल कितने किलो हुए, 3 किलो। मैं अगर आपको बोलूँ 1 मीटर लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर लेंथ, तो क्या हुआ 110 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है ना। पर अगर मैं आपको बोल देता हूँ 2 किलो गेहूँ और 10 सेंटीमीटर लेंथ, तो इसका कोई मतलब हुआ, आप ये जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, आप ये घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं। मतलब अगर डायमेंशन क्वांटिटीज़ का डायमेंशन सेम नहीं हुआ तो उसको हम जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। हम हमेशा किसको जोड़ या घटा सकते हैं, जिन लोगों का डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। यही है होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट भी होता है, वो हम भूल गए लिखने के लिए, पर अब हमको याद आ गया, हम लिख देते हैं। कॉन्सेप्ट 3, ये जो एक्सपोनेंशियल होता है मतलब e टू दी पावर समथिंग होता है, तो टू दी पावर जो समथिंग होता है और लॉग जो होता है, log 10 बेस, log e बेस, जो भी कुछ हो, इसके अंदर कुछ लिखा रहता है, एक्सपोनेंशियल के अंदर कुछ लिखा रहता है, या साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, मतलब अंदर लिखते हैं थीटा और कुछ एंगल लिखते हैं। तो ये जो खाली स्पेस हम लिख रहे हैं, इधर जो भी सारा क्वांटिटीज़ आएगा उन सब का डायमेंशन हमेशा क्या होगा, कुछ नहीं, मतलब ये सारे डायमेंशन लेस होगा। मतलब अगर मैं आपको बोलता हूँ साइन एक्स, एक वैल्यू है साइन एक्स का डायमेंशन क्या होगा, एक्स डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ e टू दी पावर एक्स, e टू दी पावर वाई, तो एक्सपोनेंशियल का पावर में भी जो होता है वो भी क्या होता है, डिमेंशन लेस होता है, वाई भी डिमेंशन लेस हो गया, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ log e बेस जेड का डिमेंशन क्या है,
जेड भी यहाँ पर डायमेंशन लेस हो गया। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट है, ये 3 कॉन्सेप्ट ही आपका मेन इस चैप्टर में मेन चीज़ है। इस मतलब यहाँ से ही ये कॉन्सेप्ट के थ्रू ही हमारा जो न्यूमेरिकल्स है वो सारे हो जाते हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या था? करेक्ट इक्वेशन के केस में लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा राइट हैंड साइड का वही डायमेंशन होगा। होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस में हम डायमेंशंस में क्या देखे हैं कि हम सिमिलर डायमेंशन में ही जोड़ या घटा सकते हैं। और थर्ड कॉन्सेप्ट में हम क्या देखे हैं? एक्सपोनेंशियल, लॉग और ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शंस होता है उन सारे फंक्शंस का आर्गूमेंट में जो भी रहता है वो सारे डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, अब हम पहले वाला कॉन्सेप्ट करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन इसमें डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा, ये तीसरा। मैं आपको बोल दे रहा हूँ ये करेक्ट इक्वेशन है, ये इनकरेक्ट इक्वेशन है, ये भी इनकरेक्ट इक्वेशन है। आप क्या करोगे? आपको करना पड़ेगा अब डायमेंशन मैच, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, हम देखते हैं। ठीक है, क्या देख सकते हैं हम यहाँ पर? एक्स क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब लेंथ का डिमेंशन। यहाँ पर इनिशियल डिस्टेंस, ये भी क्या होगा? लेंथ का डिमेंशन। v इंटू टी, वी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी का एल टी टू द पावर -1 इंटू टी, मतलब टी टू द पावर -1 कट गया। यहाँ पर भी क्या हुआ? एल। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ। और यहाँ पर हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता है नंबर का। ए का क्या होता है? ये होता है एक्सेलरेशन का हम क्या पढ़े? एल टी टू द पावर -2 और टी स्क्वायर के लिए टी टू द पावर 2, ये भी कट गया। यहाँ पर भी डायमेंशन एल ही हो गया। यहाँ एल, यहाँ भी एल, यहाँ भी एल, मतलब राइट हैंड साइड में डायमेंशन एल आ गया और लेफ्ट हैंड साइड में भी डायमेंशन क्या? एल ही था। तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ RHS आ गया है। ठीक है, ये एक करेक्ट इक्वेशन के लिए आ गया है और ये आता ही है, हम पहले ही देखे हैं, ये करेक्ट इक्वेशन में हमेशा आता होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल। अब एक इनकरेक्ट इक्वेशन लेते हैं, तब क्या होता है हम देखते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही एक इक्वेशन ले लिया, एक्स का डिमेंशन फिर से कैपिटल एल थर्ड ब्रैकेट में 7 इंटू x0। 7 तो एक नंबर होता है, नंबर का कुछ नहीं, x0 इनिशियल डिस्टेंस है। ठीक है, उसके लिए भी कैपिटल एल आ गया। यहाँ पर v3 के लिए कुछ नहीं, कैपिटल v इंटू टी के लिए क्या होगा? फिर से एल हो जाएगा। और ए टी स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा? फिर से एल हो जाएगा। यहाँ भी क्या आ गया? इनकरेक्ट इक्वेशन के केस में भी LHS का डायमेंशन इज इक्वल्स टू RHS का डायमेंशन, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, क्या गड़बड़ है थोड़ा और देख लेते हैं, फिर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर और एक इनकरेक्ट इक्वेशन आपको हम दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर x के लिए क्या होगा? कैपिटल एल, पर इधर क्या होगा? आप ध्यान से देखिए, इधर क्या है? x नॉट का स्क्वायर। x नॉट क्या था? इनिशियल डिस्टेंस, मतलब एल का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर डायमेंशन LHS में RHS में सेम नहीं है। इधर तो v इंटू टी करने से एल आ जाएगा, लेकिन यहाँ से नहीं हो रहा है। हम क्या देख रहे हैं? इनकरेक्ट इक्वेशन के केस में LHS इज इक्वल्स टू RHS हमेशा नहीं होता है। ठीक है, पर LHS इक्वल्स टू RHS हमेशा ही करेक्ट इक्वेशंस के लिए वैलिड होगा। तो हम इससे क्या कंक्लूजन में आ सकते हैं, हम एक बार देख लेते हैं। करेक्ट इक्वेशन हमेशा सेम डिमेंशन होगा। ठीक है, इनकरेक्ट इक्वेशन सेम डिमेंशन भी हो सकता है या डिफरेंट डिमेंशन भी हो सकता है। तो ये सारे मिलके तो आपको दिमाग हैंग कर रहा होगा, इससे मतलब आपको लग रहा होगा तो इससे हमको मतलब क्या, इसको हम कैसे काम में ले सकते हैं अगर इनकरेक्ट इक्वेशन भी सेम डायमेंशन दे रहा है तो। ठीक है, तो हम कैसे काम में ले सकते हैं? हम एक ही चीज़ यहाँ से काम में ले सकते हैं, वो क्या है? डिमेंशन मिसमैच रॉन्ग इक्वेशन। ठीक है, मतलब जो रॉन्ग इक्वेशन होगा उसका डायमेंशन सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, पर अगर डायमेंशन डिफरेंट आ गया तो वो हमेशा इनकरेक्ट इक्वेशन ही देगा। डायमेंशन डिफरेंट डायमेंशन कभी भी ऐसा नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं जाएगा। डिफरेंट डायमेंशन ऑलवेज गिव इनकरेक्ट इक्वेशन। तो आपको एक इक्वेशन दे दिया और बोला चेक करो ये इक्वेशन क्या गलत है या सही भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका अगर डायमेंशन मिसमैच कर गया क्वेश्चन में, आप क्या कह देंगे? सीधे नहीं, ये इक्वेशन
ठीक नहीं है, इनवैलिड है। और अगर आपका डायमेंशन मैच हो जाता तो आप क्या कहते हैं कि ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, जैसे ये दोनों केस में हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर ये आपको नहीं बोलता मैं कि ये करेक्ट है इनकरेक्ट है, तो आप ये दोनों से ही देखते LHS और RHS का जो डायमेंशन है वो सेम आ रहा है, तो आप बोलते हैं ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये दो तो सही एक टाइम पे नहीं हो सकता, तो आप कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो आपका क्या आंसर होगा आपका आंसर होगा ये भी सही हो सकता है, ये भी गलत हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी गलत हो सकता है, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वो सही है या नहीं है। पर अगर वो मिसमैच कर गया तो ये डेफिनेटली गलत है। अगर मिसमैच कर गया तो डेफिनेटली गलत है, अगर मिसमैच कर गया तो डेफिनेटली गलत है। यही एक पॉइंट है, अगर मिसमैच कर गया तो डेफिनेटली गलत है। ठीक है, यही एक पॉइंट है। और क्वेश्चन में वही क्वेश्चन देगा आपको जिसमें आप ये लॉजिक लगा सकते हैं कि डिफरेंट डायमेंशन लग जाएगा और आप कह देंगे कि ये इक्वेशन क्या है, गलत। अब हम दूसरे चीज़ में आ जाते हैं, वो है क्या, डिड्यूसिंग रिलेशंस एमंग फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, आपको एक पेंडुलम दिया है, पेंडुलम तो आप शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एक ये सीलिंग है, इससे एक मास कैपिटल मास कैपिटल नहीं, एक एम मास का जो बॉल है वो झूल रहा है। ठीक है, तो वो बॉल हम यहाँ पर लाके छोड़ दिए हैं। अब ये यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, पेंडुलम कहते हैं। पेंडुलम का मास हम क्या ले लेता है, एज्यूम एम, एज्यूम क्या यहाँ दिया ही हुआ है एम, और ये जो लेंथ है, ठीक है, ये जो तार है, तार का जो लेंथ है वो क्या है, एल है। और ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये जी है, जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ से एक बार इधर जाता है फिर वापस आता है, ये इस एक बार जाने और आने में जितना वक्त लगता है उसको ही हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। अब हमको इस टाइम पीरियड के साथ मास, लेंथ एंड ग्रेविटी का क्या रिलेशन होगा, हमको ये निकालना पड़ेगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू एक डिमेंशनल कांस्टेंट इनटू m की पावर x, l की पावर y, g की पावर z। अगर मैं x, y, z के पावर निकाल सकता हूँ, ठीक है, वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो वही हो जाएगा हमारा रिलेशन। अगर सपोज यहाँ पर के तो एक कांस्टेंट है, m के पावर आया 1, y के मतलब x का मान आया 1, y का 2 l स्क्वायर एंड z का -√2, तो यही हो जाएगा हमारा रिलेशन। ठीक है ना, मतलब x, y, z का वैल्यू निकालते ही हम क्या पा जाएंगे, t के साथ m, l एंड g का रिलेशन पा जाएंगे। तो देखते हैं कैसे रिलेशन निकालेंगे। ठीक है ना, तो इधर से थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, जाएगा छोटा है पर लास्ट टॉपिक है। ठीक है, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल T। ठीक है ना, ये क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, हम ये पकड़े ही है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका डायमेंशन कुछ नहीं होगा। अब m का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल M, कैपिटल M, उसके पावर कितना है, x है। l का डिमेंशन कैपिटल L, उसका पावर कितना है, y है। g के डायमेंशन क्या है, g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक एक्सेलरेशन ही तो है ना, तो एक्सेलरेशन का क्या लिखेंगे, l t टू द पावर -2, g की पावर z है इसलिए इसके पावर भी z हो गया। अगर ये सही इक्वेशन है, अगर ये एक सही इक्वेशन है तो लेफ्ट साइड हैंड साइड का डायमेंशन इज इक्वल्स टू राइट हैंड का डायमेंशन होगा। ठीक है ना, इक्वेशन अगर करेक्ट हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, तो इधर हम बोल सकते हैं कैपिटल T का डायमेंशन इज इक्वल्स टू m टू द पावर x का डायमेंशन, l टू द पावर y का डायमेंशन एंड l t टू द पावर -2 होल टू द पावर z का डायमेंशन। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, t को m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1, और राइट हैंड साइड में हम क्या लिख सकते हैं, m टू द पावर x, l टू द पावर y प्लस z इंटू t टू द पावर -2z। ठीक है, सिंपल मैथ करके ये आया, समझ गए होगे शायद। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे m के पावर के साथ m के पावर, l के पावर के साथ l के पावर, t के पावर के साथ t के पावर। x इक्वल्स टू क्या आ गया, 0, y प्लस z इक्वल्स टू क्या आ गया, 0, एंड -2z इक्वल्स टू क्या आ गया,
1, मतलब z इक्वल्स टू -12 आ गया, ठीक है ना। इधर अगर मैं z का वैल्यू पुट कर देता हूँ तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/2 आ गया, मतलब x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू हाफ एंड z इक्वल्स टू -12। हम x y z का वैल्यू पा गए हैं, तो हमारा काम क्या होता है, समाप्त होता है। t इज इक्वल्स टू k m टू द पावर क्या, m टू द पावर x मतलब 0, l टू द पावर क्या, हाफ, एंड g टू द पावर क्या, z का मतलब -12। तो हमारा रिलेशन क्या आ गया, t इज इक्वल्स टू k इंटू l/g इसका रूट। यही हो गया हमारा एक रिलेशन, ये एक करेक्ट रिलेशन हम इस्टेब्लिश कर दिए। कैसे कर दिए, ये इजी प्रोसेस से, ठीक है ना। ऐसे ही हम क्या करते हैं, कोई एक क्वांटिटीज़ के साथ अदर क्वांटिटी कैसे रिलेटेड है वो हम निकाल सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के माध्यम से, ठीक है। तो हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। अब हम क्या करेंगे, एक क्विक रिवीजन करेंगे। हम पहले क्या पढ़े, क्वांटिटी क्या होता है, जो हम नाप सकते हैं वही क्वांटिटी होता है। इनमें से 7 क्वांटिटीज़ को हम बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मान लेते हैं, और अदर सारी क्वांटिटीज़ इन सबसे डिराइव किया जा सकता है, इसलिए अदर सारी क्वांटिटीज़ को हम डिराइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशंस होता है कुछ क्वांटिटी, उसको हम पहले बेसिक क्वांटिटीज़ के फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, फिर बेसिक क्वांटिटीज़ का जो डायमेंशंस है उसके टर्म में लिखते हैं। यही होता है क्या, डायमेंशंस ऑफ एनी क्वांटिटी। डायमेंशनल फार्मूला वही होता है, इक्वेशन भी वही होता है। डायमेंशनल एनालिसिस में हम क्या क्या करते हैं, यूनिट चेंज के साथ साथ वैल्यू कैसे कैसे चेंज होता है, ये आप 11-12 में बार बार देखेंगे, तो ये हम नहीं करते हैं। उसके बाद हम क्या किए, करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, एक इक्वेशन अगर सही है या गलत है वो हम कैसे पहचान सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के सहायता से, ठीक है, वो भी हम देख चुके हैं। और लास्ट हम क्या देखे, रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है ना, एकदम ठीक है। और हम डायमेंशनल एनालिसिस के 2 या 3 पॉइंट पर है क्या, एक होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, मतलब डिफरेंट 2 डायमेंशन का क्वांटिटीज़ को कभी जोड़ या घटा नहीं सकते, ठीक है। और क्या, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस, यहाँ से हम क्या देखे हैं, इनकरेक्ट इक्वेशन में कभी भी LHS का जो डायमेंशन होता है वो राइट हैंड साइड का डायमेंशन का इक्वल नहीं होता है। और थर्ड हम क्या देखे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन, ठीक है, सेक कोसेक लॉग का आर्गूमेंट और एक्सपोनेंशियल का आर्गूमेंट में हमेशा ही क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो अब हम आपको एक मैथ बता रहे हैं, वो मैथ कौन सा वाला होता है, वो पहले वाला, ये इधर अब क्या होगा, अब बताइए। ये तो एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, ये एक्सेलरेशन है, इसका डायमेंशन क्या होगा, m टू द पावर 0 l t टू द पावर कितना -2, ठीक है ना। और f का क्या हुआ, f का हम आपको याद रखने के लिए बोले थे m l t टू द पावर -2, ठीक है ना। तो शायद एक चीज़ छूट गया, यहाँ पर एक m होगा, ठीक है, एक m होगा, और ये एक कांस्टेंट आप मान सकते हैं, ठीक है। तो छोड़िए, मेन टॉपिक क्या है, ये x का यहाँ पर भी पहले m लिख दे रहा हूँ, ये m के लिए m आ गया, छोड़िए। तो अब x का डायमेंशन क्या होगा, x का डायमेंशन होगा डायमेंशन लेस, मतलब m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल का पावर में है, ठीक है ना। अब अगर बोलूँ थीटा का डायमेंशन क्या है, ये भी साइन एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर लिखा है, तो यहाँ पर भी थीटा भी डायमेंशन लेस हो जाएगा, m0 t टू द पावर 0, ठीक है ना। x के लिए भी सेम। और अगर y के लिए बोले तो अब बताइए ये क्या होगा, ये तो प्लस है, और यहाँ पर क्या आया था, ये फोर्स का डायमेंशन ही आया था, इधर भी ml t टू द पावर -2, t टू द पावर -2। तो हम, और ये साइन थीटा क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। साइन तो एक रेशियो है ना, रेशियो हमेशा डायमेंशन लेस होता है। y का डायमेंशन क्या होना पड़ेगा, इट मस्ट बी ml t टू द पावर -2। ये अगर ml t टू द पावर -2 नहीं हुआ तो हम ये जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब हम कुछ और न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बताऊँ कि f इज इक्वल्स टू ax प्लस ax स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर
सॉरी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से एफ क्या है, फोर्स, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आप हमको ए का डायमेंशन बताएंगे, क्या होगा ए का डायमेंशन। अगर ये करेक्ट इक्वेशन है तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन वही होगा, मतलब ए स्क्वायर का डायमेंशन इंटू एक्स मतलब लेंथ, ठीक है ना। लेंथ का डायमेंशन, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ ही होता है, तो लेंथ का स्क्वायर, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो अब आप इसको इक्वेट करके निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया, इन दोनों को कंपेयर करके क्या देख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2, ये एल स्क्वायर नीचे आ गया और -1 हो गया, ठीक है। तो इधर से ये क्या हो गया, ए हो गया, ए का डायमेंशन हो गया एम टू द पावर हाफ एल टू द पावर -12 टी टू द पावर -1, यही हो गया ए का डायमेंशन, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। और एक एग्जांपल देख लेता हूँ, v इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए एक्स साइन बी, ठीक है। तो यहाँ से आपको x का भी डायमेंशन बोलना पड़ेगा, b का भी डायमेंशन बोलना पड़ेगा और प्लस c का भी डायमेंशन बोलना पड़ेगा, सॉरी a का भी डायमेंशन बोलना पड़ेगा, b का भी डायमेंशन बोलना पड़ेगा और c का भी डायमेंशन बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर x क्या है, x लेंथ है, इसका डायमेंशन आ गया l। b क्या है, b है क्या, l टी टू द पावर -1 और a का डायमेंशन कैपिटल मतलब थर्ड ब्रैकेट में a, और ये तो एक रेशियो है, रेशियो का कुछ डायमेंशन होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर इक्वेट करने से क्या आया, a इज इक्वल्स टू एल कट जाएगा, a इज इक्वल्स टू टी टू द पावर -1, ए का डायमेंशन ये आ गया। यहाँ पर b का डायमेंशन क्या आ गया, b साइन का अंदर में है इसलिए b डायमेंशन लेस m0 l0 t0, ठीक है ना। और c का डायमेंशन क्या आ गया, c इससे इक्वल है, इसका और इसका इक्वल है, ठीक है ना। c का डायमेंशन इसका डायमेंशन का इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये हम जुड़ रहे हैं और हम तभी जुड़ सकते हैं जब डायमेंशन सेम होता है। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी का डायमेंशन आ जाएगा, c का डायमेंशन l टी टू द पावर -1, ठीक है ना। ऐसे ही हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब हम एनसीईआरटी के 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हमको क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है हाफ mv² इज इक्वल्स टू mgh। ये इक्वेशन सही है या नहीं है, डायमेंशन मतलब हमको यहाँ से डायमेंशन निकालना पड़ेगा, इधर से भी डायमेंशन निकालना पड़ेगा। अगर डायमेंशन सेम हो जाता है तो हम कह सकते हैं डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर m क्या है, m का डायमेंशन m मास है कैपिटल M, v का डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी का डायमेंशन l टी टू द पावर -1 इसके पावर 2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है m l टी टू द पावर -2, सॉरी m l स्क्वायर टी टू द पावर -2, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड का ये आ गया। अब राइट हैंड साइड का क्या आता है देखते हैं। m के लिए कैपिटल M, g क्या है, एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसके लिए l टी टू द पावर -2, और h क्या है, हाइट, हाइट तो एक लेंथ ही होता है, उसके लिए थर्ड ब्रैकेट में और एक l, ठीक है ना। तो क्या आ गया, इधर भी m l स्क्वायर टी टू द पावर -2, इधर और इधर डायमेंशन क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है, डायमेंशन सेम हो गया। तो ये इक्वेशन सही हो भी सकता है, डायमेंशनली ये करेक्ट है, ठीक है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ इक्वेशन करेक्ट ही है, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी इतने आसानी से कर लिए, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल में आ जाते हैं। इधर क्या बोला है कि जे का यूनिट, कैपिटल जे का यूनिट, जे मतलब जूल, ठीक है। जूल क्या होता है, एनर्जी का यूनिट, और एनर्जी का यूनिट ये किसका इक्वल दिया है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर का। मतलब आपको बोला है ये जो जूल है, जूल जिस क्वांटिटी का वैल्यू है, ये यूनिट है जूल, मतलब काइनेटिक एनर्जी का, कि यहाँ पर के है कि काइनेटिक एनर्जी उसका ही यूनिट है, काइनेटिक एनर्जी के उसका ही यूनिट है जूल, ठीक है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, ये यूनिट से हम पता लगा सकते हैं। kg है मतलब यह मास था, मतलब मास का डायमेंशन, यहाँ पर मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ था, मतलब l स्क्वायर, और यहाँ पर सेकेंड टू द पावर -2 मतलब टाइम था, टाइम का -2 था, तो हम लिख दे हैं। तो k का डायमेंशन क्या आ गया,
के काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन आ गया है mL²T⁻²। अब आपको बोला है कि बोलो ये जो ABCDE है इनमें से कौन कौन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, k = m²v³ m² का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल M², और v³ का L⁻⁻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 ⁻
ये हो गया। पर के का क्या था, के का था एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, सीधे सीधे हम कहेंगे डायमेंशन नहीं मैच हुआ, तो ये इक्वेशन गलत हो गया, ये इक्वेशन गलत हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन देखेंगे। के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हम यही अभी कर लिए थे। हाफ एम वी स्क्वायर, के का क्या आया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, और हाफ एम वी स्क्वायर का क्या आया था यहाँ से एम एल टू द पावर -2, मतलब इक्वल था। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, बी। नंबर ए क्रॉस नंबर बी राइट, डायमेंशनली करेक्ट है। के इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, इधर देख लेता हूँ क्या होगा। के इज इक्वल्स टू एम ए में के का डायमेंशन तो आप जानते हैं, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 हम निकाले हैं अभी। और यहाँ पर एम के लिए कैपिटल एम, और ए के लिए क्या आ जाएगा एल टी टू द पावर -2। तो ये गुना करने से क्या हो गया एम एल टी टू द पावर -2। पर के क्या था एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, मतलब यह भी डायमेंशन नहीं मैच हुआ, तो ये इक्वल्स नहीं है। मतलब ये जो इक्वेशन है सी, ये इनकरेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब हम थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस में क्या है, के इज इक्वल्स टू 3/16 एम वी स्क्वायर। के का डायमेंशन क्या निकाले हैं एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, और यहाँ से क्या आएगा 3/16 का कुछ नहीं आएगा। ठीक है, एम का क्या आएगा, एम का आएगा कैपिटल एम, वी स्क्वायर का क्या आएगा एल -1 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो राइट हैंड साइड का क्या हुआ एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। ठीक है, तो ये डायमेंशन भी क्या, ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट हो गया। पर मैं आपको बता रहा हूँ ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। ठीक है ना, तो ये करेक्ट इक्वेशन नहीं है, पर डायमेंशनली करेक्ट है। और लास्ट में क्या बच गया, के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम ए। तो एम ए तो हम देखे हैं, एम ए का डायमेंशन के का डायमेंशन सेम नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वेशन यहाँ से ही डायरेक्ट गलत हो जाता है। ठीक है ना, तो टाटा।